वेलकम बैक। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी बुक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 को, जो कि है एग्रीकल्चर। सो इंडिया इज एन एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट कंट्री। 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। कितने पॉपुलेशन? 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज. Agriculture is a primary activity which produces most of the food that we consume. Besides food grains, it also produces raw material for various industries. Can you name some industries based on agricultural raw material? Definitely you can. Moreover, some agricultural products like tea, coffee, spices, etc. are also exported. Types of farming. Agriculture is an age-old economic activity in our country. Over these years, cultivation methods have changed significantly depending upon the characteristics of physical environment, technological know-how, and socio-cultural practices. Farming varies from subsistence to commercial type. At present, in different parts of the India, the following farming systems are practiced. Primitive subsistence farming. This type of farming is still practiced in few pockets of India. Primitive subsistence agriculture is practiced on small patches of land with the help of primitive tools like hoe, dhow and digging sticks, and family or community labor. This type of farming depends upon monsoon, natural fertility of the soil, and suitability of other environmental conditions to the crops grown. It is a slash and burn agriculture. Farmers clear a patch of land and produce cereals and other food crops to sustain their family. When the soil fertility decreases, the farmers shift and clear a fresh patch of land for cultivation. This type of shifting shows nature to replenish the fertility of the soil. Through natural processes. Land productivity in this type of agriculture is low as the farmer does not use fertilizers or other modern inputs. It is known by different names in different parts of the country. Can you name some such types of farming? So definitely झूमिंग जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हम इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन को झूमिंग बोलते हैं. लाइक आसाम में है बोला जाता है झूमिंग, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ये सब में झूमिंग बोला था नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में. देन देखो पामलो इन मणिपुर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को पामलो बोलते हैं मणिपुर में. एंड देन दीपा इन बास्तर डिस्ट्रिक्ट. तो इंडिया के अंदर भी बहुत सारे नाम यहाँ पर दिया गया है. देखो दीपा इन बास्तर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में है एंड अंडमान निकोबार आइलैंड. तो बेसिकली 3 डिफरेंट नेम्स हमको मिला. एक हो गया झूमिंग जो कि है आसाम, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड. एंड पामलो इन मणिपुर. देन दीपा इन बास्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. राइट, दीपा बास्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. तो झूमिंग बेसिकली होता क्या है ना, द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज मिल्पा इन मेक्सिको. और झूमिंग क्या नहीं है, ये मतलब और भी कंट्रीज़ में इसका क्या नाम से जाना जाता है वो हम जान रहे हैं. तो झूमिंग द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज मिल्पा इन मेक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका, कोनुकू इन वेनेजुएला, रोका इन ब्राज़ील, मैसोल इन सेंट्रल अफ्रीका, लादांग इन इंडोनेशिया, रे इन वियतनाम. तो ये जो फैक्चुअल क्वेश्चंस है, ठीक है, तो ये आपको डेफिनेटली जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स जो भी एग्जाम्स है वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. इन इंडिया काफ़ी टाइम यूजीसी नेट पे भी दिया जा सकते हैं मैच मेकिंग के लिए. तो कंट्री का नाम दे दिया और ये जमीन का नाम दे दिया और बाद में आपको मैच करने के लिए बोला. देन तो हमने देख लिया ये इम्पोर्टेंट कि इंडिया के अंदर भी इसका नाम है. क्या क्या नाम है? एक तो हो गया झूमिंग, जैसे कि मेघालय, आसाम, मिजोरम एंड नागालैंड में बोला जाता है झूमिंग. देन पामलो इन मणिपुर एंड दीपा इन बास्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड अंडमान निकोबार आइलैंड. देन और भी कंट्रीज़ में देखा गया कि मेक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका में हम झूमिंग को मिल्पा बोलते हैं, वेनेजुएला में कोनुकू बोलते हैं, रोका इन ब्राज़ील, मैसोल इन सेंट्रल अफ्रीका and Ladang in Indonesia and Ray in Vietnam. In India, this primitive form of cultivation is called बेवर और दहिया in मध्य प्रदेश. तो और भी नाम देखो है. पहले तो हमने 3 पढ़ लिया, झूमिंग, देन आपका झूमिंग के बाद था
झूम के बाद था दीपा था एक, और एक था पामलो इन मणिपुर। ओके, और भी है देखो, मध्य प्रदेश में इसको बेवार या दहिया कहा जाता है, पोदू और पेंडा इन आंध्र प्रदेश, पामाडेवी और कोमान और बिरिंगा इन उड़ीसा, कुमारी इन वेस्टर्न घाट्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, कुमारी इन वेस्टर्न घाट जितना कि इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग है। देन कुमारी इन वेस्टर्न घाट्स एंड भालरे और वाल्टरे इन साउथ ईस्टर्न राजस्थान, खील इन द हिमालयन बेल्ट, खील इन द हिमालयन बेल्ट, देन कुरुआ इन झारखंड एंड झूमिंग इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स। तो बहुत सारे नाम से देखो आप, सारे तो नहीं इम्पोर्टेंट होगा, ये सारे नहीं आएंगे, बट जो भी है खैर जितना याद रख सकते हैं। देन रिंझा लिव्ड विथ हर फैमिली इन अ स्मॉल विलेज एट द आउटस्कर्ट्स ऑफ दीपू इन आसाम। She enjoys watching her family members clearing, slashing and burning a patch of land for cultivation. She often helps them in irrigating the fields with water running through a bamboo canal from the nearby spring. She loves the surroundings and wants to stay here as long as she can, but this little girl has no idea about the declining fertility of the soil and her family search for fresh patch of land in the next season. Can you name the type of farming Rinja's family is engaged in? Can you enlist some crops which are grown in such farming? So, intensive subsistence farming. This type of farming is practiced in areas of high population pressure on land. It is labor-intensive farming where high doses of biochemical inputs and irrigation are used for obtaining higher production. Can you name some of the states of India where such farming is practiced? So, though the right of inheritance leading to the division of land among successive generations has rendered land holding size uneconomical, the farmers continue to take maximum output from the limited land in the absence of alternative sources of livelihood. Thus, there is enormous pressure on agricultural land. In commercial farming, the main characteristics of this type of farming is the use of higher doses of modern inputs, that is high yielding varieties, HIV seeds, chemical fertilizers, insecticides and pesticides in order to obtain higher productivity. The degree of commercialization of agriculture varies from one region to another. For example, rice is commercial crop in Haryana and Punjab, but in Odisha it is a subsistence crop. Okay, so डिपेंड करता है कि हम कितना एफर्ट्स दे रहा है उस क्रॉप को प्रोड्यूस करने में। ठीक है, तो एफर्ट्स तो सारी जगह लगते हैं, एफर्ट्स नहीं बोलेंगे कि क्या क्या टेक्नोलॉजी एंड कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो बात इन्वेस्टमेंट एक अच्छा टर्म हुआ। तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये सबसिस्टेंस है या इंटेंसिव है। इंटेंसिव तो जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होगा, कॉमर्शियल जो है जहाँ पर ठीक है, तो इंटेंसिव मतलब एक कम एरिया की लैंड में बहुत सारे चार्ज करना होता है। ओके, सो टू मीट द डिमांड ऑफ फूड। यहाँ पर भी हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स दिया जाता है एंड इरिगेशन आर यूज। तो देखो एक मेन जो डिफरेंस निकल का है, यहाँ पर बायोकेमिकल इनपुट्स दिया जाता है इंटेंसिव फार्मिंग में। एंड हमारा जो कॉमर्शियल फार्मिंग था, यहाँ पर देखो HIV सीड्स जो होती है, ये HIV सीड्स दिया जाता है, केमिकल फर्टिलाइजर दिया जाता है, इंसेक्टिसाइड्स दिया जाता है, पेस्टिसाइड्स दिया जाता है। ठीक है, ये सारे है कॉमर्शियल फार्मिंग। अब देखो, प्लांटेशन इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग ए सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन ए लार्ज एरिया। The plantation has an interface of agriculture and industry. Plantations cover large tracts of land using capital-intensive inputs with the help of migrant laborers. All the produce is used as raw material in respective industries. In India, tea, coffee, rubber, sugarcane, banana, etc. are important plantation crops. Tea in Assam and North Bengal, coffee in Karnataka are some of the important plantation crops grown in these states. Since the production is mainly for market, a well-developed network of transport and communication connecting the plantation areas, processing industries and markets plays an important role in the development of plantations. देखो बनाना प्लांटेशन दिखाया गया इन साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये बाम्बू प्लांटेशन इन नॉर्थ ईस्ट है। अब देखो क्रॉपिंग पैटर्न क्या है उसको समझते हैं हम। तो यू हैव स्टडीड द फिजिकल डाइवर्सिटीज एंड प्लूरलिटी ऑफ कल्चर्स इन इंडिया। These are also reflected in agricultural practice and cropping patterns in the country. Various types of food and fiber crops, vegetables and fruits, spices and condiments, etc. constitute some of the important crops grown in the country. India has 3 cropping seasons, that is Rabi, Kharif and Zaid. Rabi crops are sown in winter from October to December and harvested in summer from April to June.
Some of the important rabi crops are wheat, barley, peas, gram, and mustard. Though these crops are grown in large parts of India, states from the north and northwestern parts of such as Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Uttarakhand, and Uttar Pradesh are important for the production of wheat and other rabi crops. Availability of precipitation during winter months due to the western temperate cyclones helps in the success of these crops. However, the success of the Green Revolution in Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh, and parts of Rajasthan has also been an important factor in the growth of the above mentioned rabi crops. Kharif crops are grown with the onset of monsoon in different parts of the country, and these are harvested in September-October. Important crops grown during this season are paddy, maize, jowar, bajra, tur or arhar, moong, urad, cotton, jute, groundnut, and soybean. Some of the most important rice growing regions are Assam, West Bengal, coastal regions of Odisha, Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu, Kerala, and Maharashtra, particularly the Konkan coast along with Uttar Pradesh and Bihar. Recently, paddy has also become an important crop of Punjab and Haryana. In states like Assam, West Bengal, and Odisha, three crops of paddy are grown in a year. These are Aush, Amon, and बोरो. ओके, सो असम, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, इसमें जो है थोड़ा 3 टाइप्स की राइस देखने को मिलता है, पैडी कल्टीवेशन देखने को मिलता है, आउ, सामन एंड बोरो. इन बिटवीन द रबी एंड द खरीफ सीजन देयर इज ए शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग द समर मंथ्स नोन एज द जैद सीजन. सम ऑफ द क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग जैद आर watermelon, muskmelon, cucumber, vegetables and fodder crops. Sugarcane takes almost a year to grow. Then major crops क्या है ना, a variety of food and non-food crops are grown in different parts of the country depending upon the variations in soil, climate and cultivation practices. So major crops grown in India are rice, wheat, millets, pulses etc., coffee, sugarcane, oil seeds, cotton, jute etc. अब राइस के बारे में पढ़ना है. तो इट इज़ द स्टेपल फूड crop of a majority of the people in India. Our country is the second largest producer of rice in the world after China. It is a kharif crop which requires high temperature above 25 degrees Celsius and high humidity with annual rainfall above 100 centimeters. In the areas of less rainfall, it grows with the help of irrigation. तो ये जो है राइस कल्टीवेशन दिखाया गया है कि मेजर एरिया कहाँ पर है. तो मेजर एरिया देखो ईस्टर्न साइड में लोकेटेड है. यहाँ से वेस्ट बंगाल से लेकर वेस्ट बंगाल देन बिहार, ठीक है, झारखंड में है. तो ये सारी चीज़ें हैं. उत्तर प्रदेश का यहाँ पर देखो इस साइड में, ईस्टर्न साइड में ज़्यादा होती है. तो मेजर एरिया माइनर एरिया दिखाया गया है. ओके, नाउ राइस इज ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया. नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में जो है राइस ग्रो किया जाता है. कोस्टल एरियाज एंड द डेल्टाइक रीजन्स में भी होता है. डेवलपमेंट ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ कैनल इरिगेशन एंड ट्यूबवेल्स हैव मेड इट पॉसिबल टू ग्रो राइस इन एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल सच एज पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान. Then wheat. This is the second most important cereal crop. It is the main food crop in north and northwestern part of the country. This rabi crop requires a cool growing season and a bright sunshine at the time of ripening. It requires 50 to 75 centimeters of rainfall evenly distributed over the growing season. There are two important wheat growing zones in the country. The Ganga-Satluj plains. Ganga-Satluj plains ये जो है wheat producing zone है in the northwest and the black soil region in the Deccan. Black soil region in the Deccan. यहाँ पर भी wheat अच्छे से grow होती है. The major wheat producing states are Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Bihar and Rajasthan. Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Bihar and Rajasthan. Now millets. Jowar, bajra, ragi are the important millets grown in India. Though these are known as coarse grains, they have very high nutritional value. For example, ragi is very rich in iron, calcium, other micronutrients and ragage. Jowar is the third most important food crop with respect to area and production. It is a rain-fed crop mostly grown in the moist areas which hardly needs irrigation. Major jowar producing states are Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh and Madhya Pradesh. तो जो भी चीज़ें हाईलाइट करके दिया हुआ है यहाँ पर देखो, मतलब मैंने किया हुआ है हाईलाइट पहले से, तो वो आप नोट करके रख सकते हो नोटबुक में अपनी, और बाद में रिविजन के लिए विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है. तो मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश.
Now, bajra grows well on sandy soils and shallow black soil. Major bajra producing states are Rajasthan, Uttar Pradesh, Maharashtra, Gujarat, and Haryana. Then ragi is a crop of dry regions and grows well on red, black, sandy, loamy, and shallow black soils. Major ragi producing states are Karnataka, Tamil Nadu, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, Jharkhand, and Arunachal Pradesh. Now comes to maize. So it is a crop which is used both as food and fodder. It is a kharif crop which requires temperature between 21 degrees Celsius to 27 degrees Celsius and grows well in old alluvial soil. In some states like Bihar, maize is grown in Rabi season also. Use of modern inputs such as HIV seeds, fertilizers, and irrigation have contributed to the increasing production of maize. Major maize producing states are Karnataka, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar, Andhra Pradesh, and Telangana. दिस इज व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट। देखो जहाँ राइस, ठीक है, व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट मेनली यहाँ पे देखो सेंट्रल एंड नॉर्थ वेस्ट में ही हो रहा है व्हीट, ठीक है। अब देखते हैं पल्सेस। तो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। These are the major source of protein in a vegetation diet. Major pulses that are grown in India are tur या अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, peas and gram. Can you distinguish which of these pulses are grown in the Kharif season and which are grown in the Rabi season? Oh, that's a great question. Then pulses need less moisture and survive even in dry conditions. Being leguminous crops, all these crops except arhar help in restoring soil fertility by fixing nitrogen from the air. तो जो पल्स कल्टीवेशन है क्या करते हैं ना, नाइट्रोजन फिक्स नाइट्रोजन इन द सॉइल, ठीक है, जो कि फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। देयरफॉर दीज आर मोस्टली ग्रोन इन रोटेशन विद अदर क्रॉप्स। मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया आर मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटक। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटक। नाउ फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। तो फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स में से है आपका शुगर केन। इट इज ए ट्रॉपिकल एज वेल एज ए सब ट्रॉपिकल क्रॉप। इट ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद ए टेम्परेचर ऑफ 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस and an annual rainfall between 75 centimeter and 100 centimeter. Irrigation is required in the regions of low rainfall. It can be grown on a variety of soils and needs manual labor from sowing to harvesting. तो मैनुअल लेबर बहुत ज़रूरी होती है शुगर केन कल्टीवेशन के लिए। मतलब ये बहुत लंबाई गाछ होती है, ठीक है, तो उसको बांध के रखना पड़ता है। उसके बाद उसको हार्वेस्ट के लिए बहुत सारे मैनुअल लेबर की ज़रूरी होती है। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन ओनली आफ्टर ब्राज़ील। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन ओनली आफ्टर ब्राज़ील। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ शुगर, गुड़, जगरी, खंडसारी एंड मोलासेस। द मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। Oil seeds. So in 2018, India was the second largest producer of groundnut in the world after China. In rapeseed production, India was third largest producer in the world after Canada and China in 2018. Different oil seeds are grown covering approximately 12% of the total crop area of the country. Main oil seeds produced in India are groundnut, mustard, coconut, sesame, til, soybean, castor seeds, cotton seeds, linseed and sunflower. Most of these are edible and used as cooking mediums. However, some of these are also used as raw material in the production of soap, cosmetics and ointments. Groundnut is a kharif crop and accounts for about half of the major oilseeds produced in the country. Gujarat was the largest producer of groundnut, followed by Rajasthan and Tamil Nadu in 2019-2020. Linseed and mustard are rabi crops. Sesame is a kharif crop in north and rabi crop in south India. कैस्टर सीड इज ग्रोन बोथ एज रबी एंड खारिफ क्रॉप। तो ये भी इम्पोर्टेंट है याद रखना कि कौन सी हमारा खारिफ में आती है, कौन सी आप रबी में आता है। तो आप एक टेबल कर सकते हो और एक इधर से लिखते हो खारिफ क्रॉप और इधर से लिख सकते हो रबी क्रॉप, और उसके अंडर आप ये जो भी है क्रॉप्स का नाम आप लिख के रख सकते हो। जैसे ये ग्राउंड नट जो है ये खारिफ क्रॉप, ओके। एंड गुजरात वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट फॉलोड बाय राजस्थान एंड तमिलनाडु इन 2019-20. Linseed and mustard are rabi crops. Sesame is a kharif crop in north and rabi in south India. तो देखो प्लेस के वाइज भी वेरी कर रहा है कि सीसम जो है ये खारिफ क्रॉप है इन नॉर्थ, बट ये रबी क्रॉप है साउथ में। देन कास्टर सीड इज ग्रोन बोथ एज रबी एंड खारिफ क्रॉप। तो कास्टर सीड जो है ये भी आपका बोथ खारी एंड रबी क्रॉप्स है।
अब टी के बारे में बात करते हैं तो टी कल्टिवेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर. इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट beverage crop introduced in India initially by the British. Today most of the tea plantations are owned by Indians. The tea plant grows well in tropical and subtropical climates endowed with deep and fertile well-drained soil rich in humus and organic matter. Tea bushes require warm and moist, frost-free climate all through the year. Frequent showers evenly distributed over the year ensure continuous growth of tender leaves. Tea is a labor-intensive industry. It requires abundant, cheap, and skilled labor. Tea is processed within the tea garden to restore its freshness. Major tea-producing states are Assam, hills of Darjeeling and Jalpaiguri district, and West Bengal, Tamil Nadu, and Kerala. Apart from these, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Meghalaya, Andhra Pradesh, and Tripura are also tea-producing states in the country. देखो उत्तराखंड में भी पाया जाता है टी, हिमाचल प्रदेश में भी होता है, मेघालय, आंध्र प्रदेश एंड त्रिपुरा में भी टी प्रोड्यूस किया जाता है. इन 2018 इंडिया वाज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी आफ्टर चाइना. कॉफ़ी. इंडियन कॉफ़ी इज नोन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी. द अरेबिक वेराइटी इनिशियली ब्रॉट फ्रॉम येमेन इज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री. तो अरेबिक वेराइटी ऑफ कॉफ़ी वाज ब्रॉट फ्रॉम येमेन इन द कंट्री and Yemen is produced in the country. This variety is in great demand all over the world. Initially its cultivation was introduced on the Baba Budan hills, and even today its cultivation is confined to the Nilgiri in Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. Nilgiri in Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. Okay, so this is the Arabic variety, Arabian variety, Arabica variety, Arabica variety, Arabica variety, not Arabic, Arabica variety. नेक्स्ट देखते हैं हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स. तो in 2018 India was the second largest producer of fruits and vegetables in the world after China. India is the producer of tropical as well as temperate fruits, mangoes of Maharashtra, Andhra Pradesh, Telangana, Uttar Pradesh and West Bengal, oranges of Nagpur and Cherrapunji, मेघालय. तो मेघालय में ऑरेंजेस पाई जाती है. बनानाज ऑफ केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, लीची एंड गुआवा ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार, पाइनएप्पल्स ऑफ मेघालय, ग्रेप्स ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र, एप्पल्स, पियर्स, एप्रिकॉट्स एंड वॉलनट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश आर इन ग्रेट डिमांड दी वर्ल्ड ओवर. तो देखो एनसीईआरटी पढ़ने का मज़ा ही ये है कि आप पूरा इंडिया के बारे में जान जाओगे, या फिर जो भी बेसिक चीज़ें हैं ना उसके बारे में आपको सब पता हो जाएगा. तो वो बात है, मतलब बहुत अच्छी बुक है. और हमारे जैसे कोई भी स्टेट बुक जो भी मिलती है वहाँ पर भी होती है, बट हम पढ़ते नहीं, यही हमारा प्रॉब्लम है. और पढ़े तो याद रखना भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि हम मन लगा के नहीं पढ़ते काफ़ी बार. तो वो बात है. तो देखो कहाँ क्या कौन सी, हम डेली लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयर हो सकते हैं अगर हम एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़े तो एटलीस्ट, ठीक है. बाकी एडवांस्ड बुक की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के हम डेली लाइफ के बारे में हमारा बहुत अवेयर हो सकते हैं. जो कि यहाँ से पता चल रहा है, देखो कौन सी फ्रूट जो है हम खाते हैं वो सबसे बेस्ट कौन सी स्टेट में होती है उसके बारे में हमारा जानकारी मिला. इंडिया इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ पी, कॉलीफ्लावर, ऑनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो. नाउ कम टू द नॉन फूड क्रॉप्स. तो नॉन फूड क्रॉप्स में आता है रबर. इट इज एन इक्वेटोरियल क्रॉप बट अंडर स्पेशल कंडीशंस इट इज ऑल्सो ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज. इट रिक्वायर्स मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विथ रेनफॉल ऑफ मोर देन 200 cm एंड टेम्परेचर अबव 25 degrees Celsius. Rubber is an important industrial raw material. It is mainly grown in Kerala, Tamil Nadu, Karnataka and Andaman and Nicobar Islands and Garo hills of Meghalaya. Now fiber crops. Cotton, jute, hemp and natural silk are the four major fiber crops grown in India. Okay, so cotton, jute, hemp and natural silk are the four major fiber crops grown in India. Cotton, jute, hemp and silk. The first three are derived from the crops grown in the soil. The latter is obtained from cocoons of the silkworm fed on green leaves, especially mulberry. Rearing of silkworms for the production of silk fiber is known as sericulture. तो टर्म याद रखना, sericulture क्या है ना, प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर. Rearing of silkworms for the production of silk fiber. And then cotton. India is believed to be the original home of the cotton plant. Cotton is one of the main raw material for cotton textile industry. In 2017, India was second largest producer of cotton after China. Cotton grows well in drier parts of the black cotton soil of the Deccan Plateau. It requires high temperature, light rainfall or irrigation, 210 frost-free days and bright sunshine for its growth. It is a kharif crop. So cotton is a kharif crop and requires 6 to 8 months of to mature. Major cotton producing states are Maharashtra, Gujarat, Madhya Pradesh, then Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu, Punjab, Haryana and Uttar Pradesh. Jute, it is known as the golden fiber. ये देखो तो जूट जो है इसे हम गोल्डन फाइबर कहते हैं, गोल्डन फाइबर कहते हैं. जूट grows well on well drained fertile soils in the floodplains where soils are renewed every year.
high temperature is required during the time of the growth. West Bengal, Bihar, Assam, Odisha and Meghalaya are the major jute producing states. West Bengal, Assam, Bihar, Odisha and Meghalaya. It is used in making gunny bags, mats, ropes, yarn, carpets and other artifacts. ये सब पता होगा. Due to its high cost, it is losing market to synthetic fibers and packaging materials, particularly the nylon. तो हम जानते हैं कि इसका डिमांड जा रहा है और इसका प्राइस कंपैरेटिवली हाई है एज कम्पेयर टू सिंथेटिक जो चीज़ें होती है जैसे कि हमारा नायलॉन हो गया. अब technology and institutional reform. So it was mentioned in the previous pages that agriculture has been practiced in India for thousands of years. Sustained usage of land without compatible institutional changes have hindered the pace of agricultural development. In spite of development of sources of irrigation, most of the farmers in large parts of the country still depend upon monsoon and natural fertility in order to carry on their agriculture. For a growing population, this poses a serious challenge. Agriculture, which provides livelihood for more than 60% of its population, needs some serious technical and institutional reforms. Thus, collectivization, consolidation of holdings, cooperation, and abolition of zamindari etc. are given priority to bring about institutional reforms in the country after independence. Land reform was the main focus of our first 5-year plan. तो ये भी याद रखना कि लैंड रिफॉर्म वाज द मेन फोकस ऑफ आवर फर्स्ट 5-year प्लान. द राइट ऑफ इनहेरिटेंस हैड ऑलरेडी लीड टू फ्रैगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग नेसेसिटेटिंग कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स. द लॉज ऑफ लैंड रिफॉर्म्स आर इनेक्टेड बट द इम्प्लीमेंटेशन वाज लैकिंग और lukewarm. The government of India embarked upon introducing agricultural reforms to improve Indian agriculture in the 1960s and 1970s. The Green Revolution, based on the use of package technology, and the White Revolution, Operation Flood, were some of the strategies initiated to improve the lot of Indian agriculture, but these too led to the concentration of development in few selected areas. Therefore, in the 1980s and 1990s, a comprehensive land development program was initiated, which included both institutional and technical reforms, provisions for crop insurance against droughts, flood, cyclone, fire and disease, establishment of Grameen banks, cooperative societies and banks for providing loan facilities to the farmers at lower rates of interest were some important steps in this direction. Kisan Credit Card, Personal Accident Insurance Scheme are some other schemes introduced by the Government of India for the benefit of the farmers. Moreover, special weather bulletins and agricultural programs for farmers are introduced on the radio and television. The government also announces minimum support price, remunerative and procurement prices for important crops to check the exploitation of farmers by speculators and middlemen. ये भी देखो भूदान ग्रामदान, ये एक स्टोरी की तरह यहाँ पर दिया हुआ है कि महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड विनोबा भावे एज ही स्पिरिचुअल हीयर. ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन सत्याग्रह एज वन ऑफ द फोरमोस्ट सत्याग्रहीज. Vinoba Bhave, right? He was one of the votaries of Gandhi's concept of Gram Swarajya. After Gandhiji's martyrdom, Vinoba Bhave undertook Padayatra to spread Gandhiji's message, covered almost the entire country. Once when he was delivering a lecture at Pochampally in Andhra Pradesh, तो पोचमपल्ली कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है. Some poor landless villages demanded some land for their economic well-being. Vinoba Bhave could not promise it to them immediately, but assured them to talk to the government of India regarding provision of land for them if they undertook cooperative farming. Suddenly, Sri Ramchandra Reddy stood up and offered 80 acres of land to be distributed among 80 landless villagers. This act was known as Bhudan. Later, he travelled and introduced his ideas widely all over India. Some zamindars, owners of many villages, offered to distribute some villages among the landless. So it was known as Gramdan. However, many land owners chose to provide some part of their land to the poor farmers due to the fear of Land Ceiling Act. This Bhudan Gramdan movement initiated by Vinoba Bhave is also known as the Bloodless Revolution. So who was the initiator of Bloodless Revolution or Bhudan Gramdan movement? That is Vinoba Bhave. तो इसी के साथ जो है इस चैप्टर हमारा ख़त्म होता है. चैप्टर 4 इज फिनिश and we are stopping this video here, and we will see the next chapter in the next video, that is chapter 5. Only 2 chapters are remaining, chapter 5 and chapter 6. So thank you friends.